हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 8वीं सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आने वाले वार्षिक परीक्षा को लेकर चिंतित हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, उसके सवाल कैसे होंगे, उसके उत्तर कैसे लिखने हैं, तो इस वीडियो में मैं आज आपकी मदद करने वाला हूं। आज मैं इस वीडियो में वार्षिक सैंपल पेपर के प्रश्न पत्र दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि उसके उत्तर कैसे लिखने हैं। मैं हूं आपका फिरोज सर, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपका जो प्रश्न पत्र है कुल 60 अंक के आने हैं और 2.5 घंटा उसका समय रहेगा। टोटल अंक 60 रहेगा और उसके समय 2.5 घंटे रहेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वार्षिक परीक्षा में संपूर्ण पाठ्यक्रम से यानी कि फुल सिलेबस आता है। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि हाफ ईयरली के पहले का नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हाफ ईयरली के बाद और हाफ ईयरली के पहले पूरा सिलेबस आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाला है। आगे है पाठ्यक्रम विभाजन। देखिए, 4 खंड होते हैं: अपठित बोध, अपठित बोध। अभी मैं आपको प्रश्न पत्र भी दिखाऊंगा। तो अपठित बोध 10 अंक के, व्यवहारिक व्याकरण 10 अंक का, पाठ्य पुस्तक वसंत से 28 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और रचनात्मक लेखन से 6 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं। वही है, ये एक्चुअल सैंपल पेपर है जो आपके एग्जाम में आने वाला है कि समय 2.5 घंटा और को अधिकतम अंक 60 और 4 इसके खंड है। देखिए, पहला होता है अपठित बोध। अपठित बोध में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक छोटा सा जैसे गद्यांश दिया हुआ है, कहीं से भी दे सकता है, और उसके आधार पे आपके कुछ इसके जो हैं आपके क्वेश्चंस रहते हैं। आपको क्या करना है इस वाले क्वेश्चंस में? गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने के बाद आप इसके उत्तर को फाइंड आउट करेंगे। और आपका जो 2 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड है, क और ख, और ग और घ। ये आपके क्वेश्चन 1 और 2 नंबर के आते हैं। जैसे ग देखिए 1 नंबर का है और घ 2 नंबर का है, टोटल हो गए 5 नंबर। उसी तरह कविता में भी वही चीज़ है कि एक छोटी सी कविता दे दी गई है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसका भी पैटर्न वही है कि आपको 2 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको क्या करना है? कविता को आपको फिर वही बात 2 बार पढ़िए। कविता देखिए ज़रूरी नहीं कि पूरी समझ आ जाए, लेकिन जितनी भी समझ आए उसके आधार पे आप उत्तर लिखिए। अच्छा, जो क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन था ग और घ, इसको देखिए बच्चे क्या करते हैं, कविता ही उतार देते हैं। कविता नहीं उतारनी, आपको जितनी भी कविता समझ में आई कोशिश कीजिए कि आप उसे अपने शब्दों में लिखिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से मैं आपके सबके उत्तर भी बताता चलूँगा। जैसे इसमें क्या है, मैचिंग है, विशेषण वाला चैप्टर है। आपको देखिए व्यावहारिक व्याकरण, ये अलग से कोई भी पुस्तक नहीं है। हर एक वसंत है ना, वसंत किताब है, वसंत के हर एक पार्ट के एंड में भाषा की बात दी गई है। भाषा की बात में जो व्याकरण दिए गए हैं वही व्याकरण आपके ये जो 10 नंबर के हैं वो आते हैं। जैसे देखिए, बिलवासी जी ने झावलाल को 250 रुपये दिए। अब इस हिसाब से झावलाल को, अब इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ स्तंभ ब में विशेषण है, सर्वनाम है, कर्म कारक है। तो देखिए को लगा हुआ है, को याद है, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके आंसर भी है कि पहला का 3 कर्म कारक। उसी तरह बस तो फर्स्ट क्लास है जी। कैसी है? फर्स्ट क्लास है। कोई चीज़ कैसी है, ये क्या होता है? विशेषण होता है। तो कौन सी वाचक है? फर्स्ट क्लास, संख्यावाचक है। परंतु मैं उसे बदलू काका कहा करता था। मैं क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो ये आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कम से कम ये 3 चीज़ पढ़ के आना। ये मैचिंग दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। तो देखिए, सुमेलित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? सुमेलित में सु है, जैसे सु जोड़ गंध सुगंध, उसी तरह सु जोड़ मेलित सुमेलित। दार प्रत्यय से, दार प्रत्यय है, प्रत्यय यानी का शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, हवादार, दमदार, देवदार, कुछ भी लिख सकते हैं, दुकानदार, है ना। आंसर में जैसे यहाँ जिम्मेदार, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 और 2 जोड़ना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। याद होगा आपको, अकबरी लोटा में ये था कि अंग्रेज 2 और 2 जोड़ का हिसाब लगा लिया, है ना। तो ये 2 और 2 जोड़ना मतलब सरल बात समझ लेना, बहुत आसानी से बात को समझ लेना। नेक्स्ट है मधुकर शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, मधुकर शब्द का 2 पर्यायवाची, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भ्रमर या भौरा। अच्छा, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही है, जो आपके भाषा की बात है चैप्टर्स में, वहाँ से लिए गए। उस तरह विलोम शब्द जो है शीत,
शीत वाला क्वेश्चन है, शीत शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो वहाँ 3-4 ही विलोम है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, समझिए कंफर्म क्वेश्चन ही है। तो उसको एक बार भाषा की बात में जो विलोम शब्द दिया है लिमिटेड है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। माखन चुराने वाला, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है कि उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो सबको पता है आपको कि माखन चोर है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माखन चोर। और लास्ट क्वेश्चन जो हर बार ही आता है, ये क्वेश्चन क्या है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो आपके टीचर ने बताया होगा कि इसका अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण जी ने पानी के परात को, पानी के बर्तन को छुआ तक नहीं और अपने नैनन, अपने आँखों के आंसुओं से ही अपने मित्र सुदामा के पैर धो दिए। तो यहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। इसका मतलब यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आपके पूरे सिलेबस में आपको सिर्फ अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ना है। एक व्याकरण का एक और क्वेश्चन आ सकता है द्वंद्व समास वाला, जैसे माता पिता, माता और पिता, है ना। तो द्वंद्व समास वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खंड ग में पाठ्य पुस्तक से टोटल 28 अंक के क्वेश्चन आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपका जो टेक्स्ट बुक में गद्य पार्ट वाला चैप्टर है उसमें से किसी से भी आपका ये आ सकता है एक पैराग्राफ, और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। ये वाला चैप्टर आपको याद है, बस की यात्रा वाला, है ना। तो इसके आधार पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बस की विशेषता के संदर्भ में नहीं इंगित नहीं की गई है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है। जार्जर, जैसे वयोवृद्ध व अनुभवी, हाँ है। अनुभवी और पूजनीय, ये भी है। नई नवेली व तेज, ये ऑप्शन गलत है। नई नवेली या तेज नहीं थी बल्कि बहुत पुरानी थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि लेखक और उसके मित्रों का वास्तविक गंतव्य क्या था। तो इसका वास्तविक गंतव्य जो था ये था कि बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती, जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, यानी कि इसको जबलपुर जाना था, है ना। तो इसका आंसर जबलपुर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र करने से क्यों मना किया था। तो ऑप्शन देखिए, क्योंकि बस में बैठने की जगह कम थी, क्योंकि रास्ता सुनसान और डरावना था, क्योंकि वह बस बहुत पुरानी और जर्जर थी। तो ऑप्शन 3 ही इसका ऑप्शन सही है, क्योंकि बस बहुत पुरानी और जर्जर बिल्कुल ही बेकार थी। घ है, लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। इस वाक्य में कौन सा भाव निहित है। तो देखिए व्यंग्य किया गया, ये क्या है, आयरनी है, व्यंग्य है। अगला क्वेश्चन है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से आपको 2 प्रश्न के आंसर लिखने। देखिए 3 में से जो आपको इजी लगे, जैसे बाज और सांप में कौन सा पात्र आपको अधिक समझदार लगा और क्यों। तो देखिए आप ये इसमें अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं इसके जो आंसर है अगली स्लाइड में दिखा दूंगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आपको कोई लिख सकता है कि सर मुझे बाज अच्छा लगा, कुछ भी रीज़न लिख सकते हैं कि बाज बहादुर था। कोई भी कह सकता है कि सांप अच्छा लगा क्योंकि वो नई चीज़ें सीखना चाहता था। इसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए। पंक्ति में अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो कितनों के हाथ काट दिए, हाथ काट देना मतलब उसके रोजगार छीन लेना, यही अर्थ इसका लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है क्या निराश हुआ जाए। पाठ के माध्यम से लेखक क्या सीख देना चाहता है कि मतलब कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, ज़िंदगी को आगे बढ़ती निराश नहीं होना, है ना, यही है। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखने हैं, मैंने आपको यहाँ पे आंसर दे रखा है तीनों ही क्वेश्चन के। तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिए। आपको इतना ही लिखना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर में आप मुश्किल से 3 लाइन या मैक्सिमम 4 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं आता। इस बात को बार बार मैं कहता रहता हूँ। आप जो क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही लिखिए, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि गद्य पाठों पर आधारित ये क्वेश्चन है कि पुडुकोट्टी के महिलाओं पर साइकिल के प्रभाव की तरह आपके जीवन में किसी घटना से आए सकारात्मक बदलाव का अनुभव लिखिए। उसी तरह बिलवासी जी ने जिस प्रकार झाऊलाल के लिए पैसों का प्रबंध किया, आपके विचार से वह सही था या नहीं। आपको ये लिखना है क्या सही था, या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज किसने कहा और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए। तो जो पानी थी, पानी की बूंद, उसकी बूंद उसने कहा था। इसके भी आइडियल आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आंसर है, जैसे पहला क्वेश्चन था तो उसका आंसर है कि मेरे जीवन में ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत एक सकारात्मक बदलाव रही। इससे समय की बचत हुई, तकनीकी ज्ञान बढ़ा और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। ठीक है,
तो इसमें क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो था पुडुकोट्टई वाला, लेकिन ये पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन कि तुम्हारे जीवन में क्या कोई बदलाव हुआ। तो जैसे अभी आप मान लीजिए यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन क्लास से आपके जीवन में ये हुआ ना कि अब आपको टीचर को किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे अपने मोबाइल में क्लास ले सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फ्री मिल गई है ना। और क्या कहते हैं, इस तरह से होता है, कई बार बहुत अच्छे कंटेंट भी आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलवासी मिश्र ने जिस प्रकार जवाहरलाल के लिए पैसे का प्रबंध किया वो सही था या नहीं। तो स्वाभाविक है कि वो गलत तरीका था, है ना। तो आप इसमें लिखिए कि गलत तरीका था, कोई लिख सकता है कि सही था। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि मेरे विचार में बिलवासी मिश्र का तरीका सही था, क्योंकि उन्होंने मित्र की सहायता के लिए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी दिखाई। जरूरत के समय पर मदद करना मानवता का परिचय है। अब कोई बच्चा ये लिख सकता है कि मेरे हिसाब से बिलवासी जी का तरीका गलत था। क्यों बता रखा है गलत तरीका था? क्योंकि उसने अपने बीवी के संदूक से चुरा कर पैसे दिए थे। देखिए, मदद कीजिए लेकिन चुरा कर मदद मत कीजिए, है ना। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उस पुरखा किसने कहा। तो उसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो स्वाभाविक है कि जो ओस की बूंद थी उसने पुरखा कहा। क्यों कहा? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी मिलता है, इसलिए इसको कहा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पठित काव्यांश। पठित काव्यांश ये भगवान के डाके चैप्टर से लिया गया है। हो सकता है कि इससे मिलता जुलता दे दे या कोई दूसरी कविता से भी आपको दे सकता है। तो क्वेश्चन है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते, काव्यांश के अनुसार यह पंक्ति किस पर लागू होता है। तो किस पे होता है? पक्षी और बादल पर। काव्यांश में ये दिया हुआ ना कि पक्षी और बादल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन है चिट्ठियाँ शब्द कविता में किसका प्रतीक है। अब किस चीज़ का प्रतीक है, ये आपको ऑप्शन दिमाग लगाना है कि धार्मिक उपदेश, लोक कथा, प्राकृतिक संदेश या कवि की कल्पना। तो स्वाभाविक है प्रकृति के बारे में कह रहे हैं, तो ऑप्शन 3 जो है प्राकृतिक संदेश, ये ऑप्शन सही होगा। इस तरह मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं में बाँचते हैं का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन पढ़िए, वे अपने आचरण से समानता के भाव को जीते हैं, वे चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं, वे पक्षियों और बादलों से परस्पर संवाद करते हैं, वे ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते। नहीं वाला ऑप्शन पहला और चौथा तो कट गया, है ना। तो क्या करा, पेड़ पौधे और पानी पहाड़ बाँचते हैं, बाँचना मतलब बार बार पढ़ना, है ना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पक्षियों और बादलों के परस्पर संवाद करते हैं, ये चिट्ठियों को ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। तो मतलब ये हो गया इसका ऑप्शन 3, बाँचना। पक्षी और बादल परस्पर संवाद करते हैं। घ है पद्यांश में निहित मूल शिक्षा है, प्रेम संदेश, प्रकृति आदर, मानवीय एकता या वैश्विक बंधुत्व। वैश्विक यानी विश्व जो है एक बंधु है, तो विश्व भर बंधु है। तो मतलब यही है कि एक देश से दूसरे देश जाते हैं, सबके लिए बादल एक समान है, तो वैश्विक बंधुत्व यानी वसुदेव कुटुंबकम का इसमें संदेश दिया गया। नेक्स्ट, इसी कविता के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ 3 क्वेश्चन लिए गए हैं कि कवि ने दीवानों की हस्ती कविता में दीवाने शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि कवि ने दीवाने शब्द का प्रयोग साहसी, निडर और देशभक्त व्यक्तियों के लिए किया है। आपको इसी तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कबीर ने अपने दोहों में तलवार और म्यान का प्रयोग किसके प्रतीक रूप में किया है। तो तलवार और म्यान, तो देखिए कबीर ने तलवार का प्रयोग ज्ञान के प्रतीक रूप में और म्यान का प्रयोग बाहरी रूप या शरीर के प्रतीक रूप में किया। तो एक्चुअल वास्तविकता वो कहते हैं ना, मोड़ करो तलवार का परारहन दो म्यान, कि एक्चुअल वैल्यू तलवार का है, म्यान का नहीं है। म्यान कितना भी सुंदर हो जाए, अगर तलवार काम नहीं आए तो म्यान का क्या यूज है ना। और लास्ट क्वेश्चन है 3 कि कृष्ण अपनी माँ से अपनी चोटी के संदर्भ में क्या क्या प्रश्न करते हैं। आपके टीचर ने बताया होगा, वो यही सोचते हैं ना कि जैसे मान लो कि माखन रोटी खाने से बाल बड़े हो जाएंगे, ज़मीन पे लौटने लगेंगे। तो उसी का आंसर इस तरह लिखना है कि कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बड़ी होगी, कब वह बलवान बनेंगे और कब उन्हें बड़े होने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से आपको आंसर लिखने हैं। ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। बच्चों, आप लोग वीडियो देखते हैं और लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, अगर आपको इसे ही अगले क्लास 9th में भी इस तरह से वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। देखिए अगला क्वेश्चन 9 कि पद्य पाठों पर आधारित, ये कविता के पाठ जो है उस पर आधारित किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है 30 से 40 शब्द में, यानी 3-3 नंबर का ये है।
तो स्वाभाविक है कि ये क्वेश्चन को थोड़ा सा 30-40 है तो कम से कम 4 से 5 लाइन में आंसर लिखेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आचरण में कौन से दोष हैं जो दूसरों को उसका विरोधी बना देते हैं? पठित कबीर के दोहों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो इसका आइडियल आंसर ये हो जाएगा कि कबीर के अनुसार मनुष्य के अहंकार, कटु वचन और दिखावे जैसी दोष दूसरों को उसका विरोधी बना देते हैं। स्वाभाविक है, जिसके अंदर अहंकार होगा या कटु वचन होगा तो दूसरा इंसान उसका विरोधी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण द्वारा सुदामा की सहायता गुप्त रूप से करने का क्या कारण रहा होगा? अपने विचार लिखिए। देखिए, आपके टीचर ने बताया होगा कि सुदामा जब वापस जाते हैं अपने कृष्ण से मिलकर उनके साथ रहते हैं, सुदामा रास्ते भर सोचते रहते हैं ना कि देखो कृष्ण ने तो बहुत मदद की मेरी, मेरे साथ अच्छे से रहा, खूब मज़े किए, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं। वो तो कुछ धन मांगने के लिए गए थे, तो उन्हें ये नहीं लगा कि उसने मदद की, लेकिन उसने पूरे गाँव का ही काया पलट कर दिया था। तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है, येलो में देखिए, कृष्ण ने सुदामा की सहायता गुप्त रूप से इसलिए की ताकि उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे और सच्ची मित्रता बनी रहे। मतलब वो शो नहीं करना चाहते थे कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि यशोदा से कृष्ण की शिकायत करते समय गोपी उसे अनोखा पूत क्यों कहती है? ठीक है, लास्ट में आता है ना कि अपने पूत को संभाल के रखो, नहीं तो ये कुछ अनोखा पूत ही बन जाएगा या अनोखा पूत होगा। तो इसका आंसर क्या है? गोपी कृष्ण को अनूठा पूत इसलिए कहती है क्योंकि वे शरारती होते हुए भी सबका मन मोह लेते हैं और अपनी अलग ही छवि रखते हैं, ठीक है। कृष्ण जी शरारती थे, है ना, माखन चुरा कर खा लेते थे, लेकिन ये जो इनका एक तरह से शरारत है, ये सबको अच्छा लगता था, है ना, इसलिए इसको अनोखा कहा गया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपका रचनात्मक लेखन है, खंड घ। इसमें क्या होता है कि आपको पत्र पहले तो आएगा। देखिए, दोनों ही है, औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों पत्र आपको आ सकते हैं। तो औपचारिक पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या सौम्या, आप जो है सौम्या सौम्या। देखिए, अगर आप लड़की हैं तो आप अपना नाम लास्ट में सौम्या लिखेंगे, अगर आप लड़के हैं तो सौम्य लिखेंगे। आपके मोहल्ले में सड़क के दोनों ओर स्ट्रीट लाइटें कई दिनों से खराब हैं, जिससे शाम के समय अंधेरा रहता है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम अधिकारी को स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने हेतु पत्र लिखिए। तो देखिए, क्वेश्चन में ही कुछ चीज़ें होती है कि किसको लिखना है और क्या लिखना है। तो किसको लिखना है, सेवा में कौन आ जाएगा, नगर निगम अधिकारी। तो इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं। तो इसका मॉडल आंसर इस तरह से लिखेंगे, किसको लिखना है, सेवा में नगर निगम अधिकारी महोदय। अब इसमें जामिया नगर नई दिल्ली लिख सकते हैं, डैश डैश से दिया है। विषय वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये जो क्वेश्चन है ये है औपचारिक पत्र, तो औपचारिक पत्र में आप इसके विषय जरूर लिखें। मैं थोड़ा सा अपने फ़ोटो मूव कर लेता हूँ ताकि आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको लिखना है, जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मेट बताया, इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपका कोई टीचर आधा नंबर भी नहीं काटेगा, है ना। ये फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो देखिए, ज़्यादातर चीज़ें 100% आप नहीं भी लिखे हैं तो कम से कम 4 साढ़े 4 नंबर जरूर मिलता है। कंटेंट को थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए लिखना है ना। और लास्ट में धन्यवाद, भवदीय नाम बता देना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट को फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अथवा में कि आप अदिति या आदित्य हैं। स्वाभाविक है कि अगर आप लड़के हैं तो अदिति लिखेंगे, लड़का है तो आदित्य लिखेंगे लास्ट में। आपके मित्र यानी सखी, मित्र या सखी को विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो उन्हें बधाई देते हुए तथा मेहनत जारी रखने की प्रेरणा देते हुए एक पत्र लिखे। तो अपने मित्र को लिखना है, अपनी सखी को लिखना है ना। तो स्वाभाविक है, अनौपचारिक पत्र में आपके टीचर ने बताया होगा कि सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं, प्रेषक का एड्रेस, जो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। इसका मॉडल आंसर आप स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने आपको ये दे रखा है। देखिए, सबसे पहले प्रेषक, प्रेषक में मैंने सिर्फ दिल्ली लिखा है, बट आप अपना यहाँ एड्रेस लिखेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में एड्रेस नहीं है तो आप क ख ग दिल्ली लिख सकते हैं, फिर दिनांक लिखना है और फिर प्रिय मित्र। आप प्रिय सखी भी लिख सकते हैं अगर लड़के हैं तो आप, फिर जिस तरह से ये लिखा गया 2-4 लाइन, है ना, इस तरह से आपको लिखना है। और लास्ट में तुम्हारा मित्र, लास्ट में अपना नाम भी लिखना। मैंने यहाँ नाम छूट गया है, जो क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है वही नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए अदिति या आदित्य दिया हुआ है तो वही नाम आपको लास्ट में लिखना होता है। इस फॉर्मेट का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अपने कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको लिखना है, ठीक है। प्रेषक, प्रेषक में क्या करना है, सबसे पहले अपना एड्रेस, फिर दिनांक, फिर प्रिय मित्र या सखी, जिस तरह शुरू करते हैं। लास्ट में तुम्हारा प्रिय मित्र और लास्ट में अपना नाम, जो क्वेश्चन में दिया होगा। आप अपना नाम नहीं लिखिएगा। आगे है 11th में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। देखिए 6 नंबर का है तो 100 शब्द यानी कम से कम आपको 1 पेज लिखना।
अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको छोटे-छोटे सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन में से किसी एक पे ही लिखना है। कुछ बच्चे तीनों को लिखने लग जाते हैं, प्रायः मैं देखता हूँ। आपको किसी क्लियर लिखा हुआ है कि एक ही विषय पर लिखना है, क, ख, ग। क, ख, ग में से कोई भी एक विषय सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए किसी का मन हुआ सच्ची मित्रता का महत्व, है ना? कि जो ट्रू फ्रेंडशिप है उसकी इम्पोर्टेंस पे लिखना है। तो इसका मॉडल आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से लिखना है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सच्ची मित्रता का महत्व। इस तरह से लिखा हुआ है कि सच्ची मित्रता जीवन का अमूल्य धन है। और इसी तरह से आपको लिखना है। मैं अपनी फ़ोटो मूव कर लेता हूँ ताकि आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखना है। आगे है आ, कुछ कॉमन मिस्टेक जो नहीं करना है आपको। ये मैं अमूमन देखता हूँ कि बच्चे मिस्टेक करते हैं। पहला वर्ड लिमिट से बाहर जाना। जो बच्चे देखिए वो इसके लिए है जो बच्चे 60 में 60 लाना चाहते हैं और लास्ट में कहते कई बार शिकायत होती है कि सर मेरा क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन क्यों छूटा? बिकॉज आपने वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप जो है पूरा आधा पेज लिख रहे हैं, पूरी कहानी लिखने बैठ गए, तो स्वाभाविक है आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। 2.5 घंटे का ही समय है, सबके लिए 2.5 घंटे है। तो वर्ड लिमिट को फॉलो करना है। आप प्रिसाइज करके लिखिए, जितना पूछा गया उतना लिखिए। ठीक है, ओवर राइट नहीं करना है। ओवर राइटिंग क्या होता है कि अब मान लो एक वर्ड गलत हो गया, बच्चे क्या करते हैं पूरा खिंच पिच पूरा एकदम खिचड़ी बनाने लग जाते हैं। नहीं करना है वो। अगर गलती हो गया एक बार सिंगल कट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लो 3-4 लाइन या गलत उत्तर ही हो गया तो पूरा उत्तर को पूरा बिल्कुल घिस के पेज नहीं फाड़ना है। एक बार सिंगल एक क्रॉस करना है, बात खत्म। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर आगे लिखिए। ठीक है, आंसर शीट को गलत नहीं करना है। और लास्ट है फॉर्मेट को इग्नोर करा। फॉर्मेट जैसे मैंने बताया पत्र लेखन। औपचारिक में विषय लिखना है, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखना है। अनौपचारिक में सबसे पहले एड्रेस लिखना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बच्चों आई होप कि ये जो वीडियो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाली आपको ज़रूर मदद करेगा। एग्ज़ाम में थोड़ा ध्यान से लिखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा आगे 9th के लिए भी।